हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। हम डाइपोल मोमेंट को भी इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे, पर डाइपोल मोमेंट चूँकि बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको हम दो पार्ट में कंसीडर करेंगे। कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में लेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बॉन्ड एनर्जी। देखो, बॉन्ड एनर्जी होती क्या है ये समझने के लिए, ये जानने के लिए हमको पहले ये देखना होगा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करके मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। अब देखो, किसी बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, मतलब वो उतना ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनता है। इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा कहलाती है। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में निकलने वाली ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी हो गई, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर यदि दो न्यूट्रल रेडिकल्स बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो या तो ये कि कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में रिलीज़ होने वाली ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने पर जो दो उदासीन रेडिकल्स को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कितनी तरह की होती है? ये दो तरह की ऊर्जा होती है। फर्स्ट होती है डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा, इसको कहते हैं। देखो, गैसियस स्टेट में एक बॉन्ड को तोड़कर दो न्यूट्रल रेडिकल्स में बांटने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है। इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसोसिएशन एनर्जी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। गैसियस स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल के पहले ये जो HO बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी है वो दे रखी है 118 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि पहले वाटर मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड वियोजित होता है जो H और O के बीच का बॉन्ड टूटता है, जिसका मान होता है 118 किलो कैलोरी पर मोल। अब दूसरे HO बॉन्ड के टूटने के लिए आवश्यक वियोजन ऊर्जा का मान होता है 100 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल वियोजित होता है। एक बार HO बॉन्ड टूटने से 118 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, दूसरी बार 100 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। अब देखो, किसी मॉलिक्यूल के अलग अलग बॉन्ड्स की जो डिसोसिएशन एनर्जी है उसको यदि हम टोटल करें, उसका सम करें, तो वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का भी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था। इसमें देखो, इसकी फर्स्ट डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है HO बॉन्ड की? 118 किलो कैलोरी पर मोल है। और दूसरी कितनी है? दूसरी इसकी 100 के आसपास 100 किलो कैलोरी पर मोल है। तो इन दोनों को हम यदि इनका मीन निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो ये आएगा 109 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो 109 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो इसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, बंध ऊर्जा कहलाती है।
देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो दो परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, उनके अंदर डिसोसिएशन एनर्जी और ये बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल समान होती है, एक ही होती है, ठीक है ना। परंतु जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में D बराबर E ही होता है, यानी D और E दोनों के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखो D किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड होता है, इसलिए इसका मीन निकालने का कोई मतलब नहीं होता। अब जब हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसके लिए पहले हमको उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्ञात करनी पड़ती है। उसके लिए पहले उसकी कंबशन एनर्जी, दहन ऊष्मा ज्ञात करते हैं और फिर इक्वेशंस की हेल्प से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्ञात करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। उसकी दहन ऊष्मा कितनी है, 212.8 किलो कैलोरी पर मोल है और इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, ये होती है 390 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो ये अपन इसकी इक्वेशन देखते हैं कि ये मीथेन है, ये कार्बन और 4 हाइड्रोजन में जब डिसोसिएट होगा तो इसकी एनर्जी का मान होता है 398 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन अब ये प्रत्येक CH बॉन्ड के लिए इसका मान होगा E बराबर सारे डिसोसिएशन एनर्जी को किससे, कितने बॉन्ड की संख्या है 4, उनसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब CH बॉन्ड के लिए E का मान कितना होता है, 99.5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्टेरिक इफ़ेक्ट पर डिपेंड करती है, एंगुलर स्ट्रेन, कोणीय तनाव पर डिपेंड करती है। इस तरह से एक ही बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग होती है। जैसे कि ये टेबल को अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखो एथेन दे रखा है मॉलिक्यूल एग्जाम्पल। इस टेबल को देखेंगे तो इसके लिए बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 79.1 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में इतनी वैल्यू इसकी आती है जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, 79.1 किलो कैलोरी पर मोल आती है। अब यदि कार्बन ट्रिपल के बीच में, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मान आता है 194.4। ये एग्जाम्पल है एसिटिलीन का। इस तरह से CO बॉन्ड, ये एग्जाम्पल है मिथाइल अल्कोहल में है। CN ये मिथाइल एमीन में है। फिर ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप को शो करता है, इसकी 164 वैल्यू आती है और हैलाइड के साथ इसकी 69 वैल्यू आती है। अब देखो जहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं वहाँ पर इनकी वैल्यू 141.3 है। एथेन, इसमें मीथेन में 99.5 है, ये अपन ने ऊपर भी कैलकुलेट की। इस तरह से इनमें अलग अलग बंध ऊर्जा के मान अलग अलग यौगिकों में अलग अलग प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। देखो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में बनता है तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है शेयरिंग वाला, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब उसका इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में नहीं होता, बीचों बीच नहीं होता, बल्कि वो अधिक
विद्युत ऋणी तत्व की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूसरी तरफ एक की तरफ शिफ्ट होने से उस पर क्या है, उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है, उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि उनमें दोनों में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। इस तरह के बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह की नेचर वाले बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बराबर से शेयर किया जा रहा हो, साझेदारी बराबर हो। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0.5 से कम हो। तो यदि इतना डिफरेंस होगा, उससे कम होगा तो कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा, और इससे ज़्यादा होगा तो वो पोलर बॉन्ड बनेगा। इसको ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। इससे मतलब है कि इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा मान लो दो एटम्स बंधे हुए हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है कि उनमें पोलैरिटी आ जाए। तो इस तरह इस एटम के इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उनसे बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है उसके बीच में हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड और उसके आयनिक कैरेक्टर के बीच में रिलेशन को या उनके आयनिक कैरेक्टर को शो करने के लिए डाइपोल मोमेंट को यूटिलाइज किया था। कैसे किया था ये देखते हैं। देखो, किसी पोलर मॉलिक्यूल के दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को यदि एक पोल के ऊपर उपस्थित आवेश या चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट डिबाई होती है। ठीक है, 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 सेंटीमीटर ESU या 10⁻⁻8 PM ESU। ये इसका रिलेशन होता है। तो म्यू किसके बराबर होगा, म्यू बराबर E इंटू डी। ई क्या है, ई किसी एक पोल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, डी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखो, एक HF मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मान दे रखा है 91.7 PM। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन पर आवेश की मात्रा कितनी है ये हमें पता ही है, 4.8 - 10 ESU है। अब HF मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी। अब अपन इनके मान रखते हैं, तो E का मान है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू 91.7 PM इसकी D की वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों को अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान जो आएगा वो आता है 440.16 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये आएगा ESU के अंदर, पर हमको ये करना है डिबाई में। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4.4 - 10 की जगह 2 पॉइंट्स इधर से रखने की वजह से ये -8 PM ESU हो जाएगा, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 4.4 डिबाई इसका मान आता है। ठीक है,
अब देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, हम डाइपोल मोमेंट से डाइपोल मोमेंट के मान से हम आयनिक गुण का मतलब प्रतिशत आयनिक गुण किसी यौगिक का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट के जो मान है वो ज्ञात करने के लिए हम कई प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं। पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले के अंदर ये बताया गया कि किसी कंपाउंड के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को डाइपोल मोमेंट से निम्न फॉर्मूले से अपन रिलेट कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब उस कंपाउंड की द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाय उस डाइपोल मोमेंट का थियोरेटिकल वैल्यू उसकी, ये मानते हुए कि वो 100% आयनिक कंपाउंड है इंटू 100 होता है, यानी म्यू अपॉन ई इंटू डी इंटू 100 इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल अपन देखें यदि, तो HF के लिए इसका ऑब्जर्व वैल्यू 1.98 डिवाई यूनिट आती है और 100% आयनिक इसको माने तो अपन इस ऊपर वाले फॉर्मूला में लिखेंगे तो और कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आता है 4.4 डिबाई, जो अपन ने ऊपर अभी किया था। तो परसेंटेज आयनिक गुण हमको निकालना है, तो 1.98 तो क्या है, ये ऑब्जर्व मान है और थियोरेटिकल वैल्यू कितनी आई, 4.4 आई। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45%, यानी HF के अंदर दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है, 45% इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम इसको आगे सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसको हम डाइपोल मोमेंट 2 के नाम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।